प्यारे बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अब हम लेकर के आ गए हैं क्लास 12 के जो बच्चे समाज शास्त्र विषय लिए हुए हैं। मैंने क्रम में बहुत सारी विषयों के मॉडल पेपर देने स्टार्ट कर दिए हैं। उसी क्रम में आपका समाज शास्त्र का अर्धवार्षिक का पेपर है। देखिए मेरा काम है, मैं हमेशा बखूबी काम करता हूं। बखूबी काम ये करता हूं कि मैं हर साल आपके कदम कदम पर आपके साथ रहता हूं। अर्धवार्षिक हुई तो अर्धवार्षिक के ढेर सारे पेपर, प्री बोर्ड हुआ तो प्री बोर्ड के ढेर सारे पेपर, और बोर्ड हुआ तो बोर्ड के मॉडल पेपर ढेर सारे मैं देता हूं। इनसे आपकी प्रैक्टिस इतनी मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि आप पेपर दे के आते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो पेपर मैं दे ही चुका हूं ऑलरेडी कहीं ना कहीं। वो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि लगेगा ही नहीं कि मेरे हाथ में नया पेपर है। तो उसी क्रम में आइए, अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाली हैं आपकी अक्टूबर में हो जाती हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं कहीं कहीं सितंबर और कहीं कहीं नवंबर तक भी पहुंच जाती हैं। तो हम लोग पेपर चाहे जब हो तैयारी करते हैं। तो इस पेपर को आप अच्छे से समझिएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल पेपर है सामाजिक विज्ञान, समाज शास्त्र का है। सामाजिक विज्ञान तो भैया हाई स्कूल में चलती है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? पहलवा ऑब्जेक्टिव देखिए, मैक्स मुलर ने, आर ब्राउन ने, एस सी राय ने या फिर दुर्खीम ने? तो धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने प्रस्तुत किया था। एक बार अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी बखूबी फायदा मिले। इसके बाद है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, डी एन मजूमदार या आंद्रे बेतेई? तो आपको लगा लेना है एस सी दुबे इज पावरफुल मैन। तो एस सी दुबे ने इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक की रचना की थी। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? समझिए, जन्म दर, मृत्यु दर, निष्क्रमण या इनमें से सभी। समझो, अगर जन्म दर बढ़ी, समझ लो जनसंख्या बढ़ी तो भी जनसंख्या प्रभावित हुई। मृत्यु दर बढ़ी, समझ लो जनसंख्या घटी तो भी जनसंख्या प्रभावित है। और अगर निष्क्रमण यानी कि लोगों का आना, कहीं से कोई लोग आ गए या चले गए तो भी जनसंख्या प्रभावित होगी। यानी देश में शरणार्थियों का आना और देश से शरणार्थियों का जाना दोनों ही जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या प्रभावित होने का मतलब है या तो जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। प्रभाव दोनों पड़ते हैं, वृद्धि का प्रभाव और घटने का प्रभाव। ठीक है, तो इनमें से सभी ऑप्शन यहां पर सही होंगे। जनजातियां किस प्रकार का समुदाय हैं? तो जनजातियों के बारे में चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। और हाँ, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो सोशोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, आराम से पढ़िए जाकर के, वहां चैप्टर वाइज चीजें हैं। ठीक है, चैप्टर भी पढ़िए तभी समझ में आएगा। और चैप्टर हमने इतने शॉर्टकट कायदे से पढ़ा दिए हैं कि पूरा एग्जाम के पैटर्न पर पढ़ा दिया, वो भी खासकर यूपी बोर्ड। जनजातियां किस प्रकार का समुदाय हैं? राजनैतिक हैं, वैज्ञानिक हैं, आत्मनिर्भर हैं या ऊपर में से कोई नहीं? तो देखिए, जनजातियां आत्मनिर्भर समुदाय हैं। कृषि पर बहुत निर्भर हैं, बहुत पशुपालन पर निर्भर हैं, बहुत जो है वनौषधियों पर या जंगली वनस्पतियों पर निर्भर हैं, प्रकृति पर निर्भर हैं। ठीक है, जनजातियों की एक समान भाषा होती है, उनका अलग समुदाय होता है, उनकी अपनी भाषा होती है ना, उनकी अपनी भाषा होती है। कोई टकटकी भाषा बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो आत्मनिर्भर समुदाय होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। जाति क्या है? जाति खुला वर्ग है कि बंद वर्ग है कि दोनों है? तो जाति एक बंद वर्ग है, दिमाग में बैठा लो, और ये बार बार सवाल पूछा जाता है। उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्राज्यवाद से या फिर साम्यवाद से? उपनिवेशवाद की अगर बात करें तो ये एक साम्राज्यवाद से है। साम्राज्यवाद का मतलब, उपनिवेशवाद का आप मतलब तो समझ ही रहे होंगे, यानी अपने देश पर किसी दूसरे देश का आधिपत्य हो जाना। वो यहां पर शासन नहीं करने आएगा लेकिन आर्थिक क्रियाएं वो नियंत्रण में रखेगा, वही उपनिवेशवाद है ना। तो साम्राज्यवाद से। इसके बाद भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण क्या है? आधुनिकीकरण माने सब मॉडर्न हो रहे हैं ना, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, इनमें से सभी। तो देखो, भारत में आधुनिकीकरण हो चाहे दुनिया में किसी भी कोने में आधुनिकीकरण हो,
आधुनिकीकरण उद्योग धंधों से ही स्थापित होता है। ठीक है, तो औद्योगिकीकरण हुआ तो नगरीकरण भी हो गया, नगरीकरण हुआ तो पश्चिमीकरण भी हो गया। पश्चिमीकरण का मतलब होता है पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें इंग्लिश मीडियम में भी पेपर दीजिए, बट मैं यही कहूंगा कि मैं इंग्लिश मीडियम में पेपर इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि हाँ, इसमें मैं 2 मीडियम कर सकता हूं, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है, तो बाकी आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट मारिए और ट्रांसलेट कर दीजिए, सब बाकी वही है। आप हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदी अंग्रेजी साथ साथ आपको पता भी होगी। पश्चिमीकरण, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी आल सही है। भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण भी है, नगरीकरण भी है और पाश्चात्यकरण भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद है ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है ना। बताओ रमजानी बताओ दिल जानी, अब का करी हो चली गए प्रधानी। तो ये प्रधानी जो है, ग्राम प्रधान, ये क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है ग्राम पंचायत का, है ना। अब भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है भाई साहब, जबरदस्त सवाल है। नॉर्मन बोरलाग हैं, एम एस स्वामीनाथन है, महात्मा गांधी हैं या राजा राममोहन राय हैं। तो एम एस स्वामीनाथन जो हैं ये आपके हरित क्रांति के जनक भारत में हैं। सामाजिक परिवर्तन एक सीधी रेखा में होता है, यह किस सिद्धांत, किसकी अवधारणा है, किस सिद्धांत की अवधारणा है, तो रेखीय सिद्धांत की अवधारणा है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखो 10 ऑब्जेक्टिव तो हो गए, इसके बाद जो आपके सवाल आते हैं वो अतिलघु उत्तरीय आते हैं, 3-3 अंकों में आते हैं। लघु समुदाय की विशेषताएं बताइए। लघु समुदाय यानी कि छोटे समुदाय, ठीक है, हाँ, तो लघु समुदाय की विशेषताएं बताना है, तो लिख सकते हैं आप, क्या क्या लिखेंगे बताइए। लघु समुदाय में एक तो लघुता होती है यानी छोटापन होता है, लघु समुदाय में विशिष्टता पाई जाती है, लघु समुदाय में समरूपता पाई जाती है, लघु समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। तो आप लिखेंगे लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की यही 4 विशेषताएं बताई हैं। समुदाय से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। समुदाय जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से न होकर सामान्य जीवन के कारण होता है, तो ऐसे समूह को हम समुदाय कहते हैं। किसे कहते हैं, जब कभी किसी छोटे बड़े समूह के जो सदस्य हैं इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि उनका साथ रहना किसी विशेष प्रयोजन या स्वार्थ से न होकर के सामान्य जीवन के कारण रहता है, तो ऐसे समुदायों को हम, ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं, समुदाय कहते हैं। जनसांख्यिकी, अच्छा, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। लैंगिक असमानता का अर्थ है कि लिंग के आधार पर महिलाओं से भेदभाव करना, यही लैंगिक असमानता है। लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। जनसांख्यिकी क्या है, उपनिवेशवाद के बाद, अच्छा ये दूसरा सवाल है, जनसांख्यिकी क्या है ये समझिए। तो जनसांख्यिकी जनसंख्या की दशा एवं गतिशीलता का सांख्यिकीय विश्लेषण है। कुल मिलाके लोगों की संख्या का विश्लेषण, लोगों की संख्या का, उनकी गतिशीलता, लोगों की संख्या की दशा क्या है, यही जनसांख्यिकी में बताया जाता है। अगला सवाल है, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में होने वाले किन्हीं 2 परिवर्तनों के बारे में बताइए। तो उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में कौन कौन से 2 परिवर्तन हुए। नंबर 1 संस्कृतिकरण, क्या बोलते हैं, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में होने वाले 2 परिवर्तनों की बात की गई है। तो उपनिवेशवाद के कारण भारत में सबसे पहला जो हुआ वो क्या हुआ, हस्तशिल्प का ह्रास हो गया। जो हैंडमेड वस्तुएं आती थी उनका ह्रास हुआ, उनकी कमी हुई। भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया था। ठीक है, तो ये 2 परिवर्तन थे।
सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों का नाम लिखिए। सामाजिक परिवर्तन के दो प्रमुख सिद्धांतों के नाम लिखने को कहेगा तो नंबर 1 लिख देना, पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण। ठीक है, इसके बाद सवाल वही बन गया कि पश्चिमीकरण का क्या अर्थ है। तो हमने बताया ना, कोई भी आदमी वेस्टर्न आइडियाज को फॉलो करता है, यानी सामाजिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया पश्चिमीकरण है, पाश्चात्य संस्कृति एवं समाज के संपर्क में तथा संघात के परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न होती है उसे पश्चिमीकरण कहते हैं। यानी पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना पश्चिमीकरण कहलाता है। कोई व्यक्ति भारत में रहते हुए अमेरिका की तुलना स्वयं से करे और अमेरिका की तरह उसकी कल्चर भी अपनाए, वैसा रहन सहन, वैसी ठाट बाट, वैसी पोशाक, वैसे क्रियाकलाप अपनाए, तो वो समझ लो पश्चिमीकरण उसका हो चुका है। ठीक है, तो ये ये सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया होती है पश्चिमीकरण। ठीक है, तो ये पाश्चात्य संस्कृति एवं पाश्चात्य समाज के संपर्क में उत्पन्न होती है पश्चिमीकरण की स्थिति। समाज में कानून की क्या भूमिका? अरे भैया, कानून नहीं होता तो क्या होता? कानून है तो भी तो ये हो रहा है, आप देखिए। और कानून नहीं होता तो क्या होता? कानून को परिभाषित समाज में कानून की क्या भूमिका है, कानून को परिभाषित कीजिए। दोनों बातें। तो सबसे पहले देखो समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्यों के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। चलो हम आपको सिंपल भाषा में बता देते, अपनी भाषा में भी आप लिख सकते हैं, मैं किताबी भाषा नहीं बताऊंगा। समाज में कानून की क्या भूमिका है, तो आप ये लिखेंगे, कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करवाता है, कर्तव्यों का निर्धारण करवाता है, नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करवाता है। इसीलिए कानून की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है समाज में। कानून क्या होता है, ला क्या होता है, इसको आप परिभाषित कीजिए। तो कानून कौन नहीं जानता है? जो हमारे समाज को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करे, समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करवाए, कर्तव्यों का निर्धारण करवाए, नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करवाए, वही कानून है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं लिखिए। देखो, सामाजिक स्तरीकरण की 3 विशेषताएं ये हैं। एक तो कार्यों की प्रधानता होती है, सामाजिक मूल्यांकन होता है और सार्वभौमिकता होती है। सामाजिक स्तरीकरण के 3 विशेषताएं। नंबर 1 सार्वभौमिकता, सामाजिक मूल्यांकन और कार्यों की प्रधानता। ठीक है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के आप देखो लघुत्तरी आएंगे 6-6 अंकों में, 50-50 शब्दों में, 60-60 शब्दों में लिखना है एक पेज में। ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का मूल्यांकन करो। जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या प्रभाव होते हैं? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, तमाम समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगला सवाल है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के क्या कारण है? भाई, जाति व्यवस्था में परिवर्तन क्यों हुए? तो जाति व्यवस्था में परिवर्तन इसलिए हुए, पाश्चात्य शिक्षा व सभ्यता का पनपना। तो भाई, पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए। उधर औद्योगिकीकरण और नगरीकरण के कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए। जाति बिल्कुल अदृश्य होती जा रही है। धन और आर्थिक स्थिति के महत्व के कारण भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन हुए, क्योंकि धन का लोग महत्व देते हैं। अभी धन मिल जाए तो अपने से छोटी जाति में भी शादी करने को तैयार लोग, इसलिए जाति व्यवस्था में परिवर्तन। यातायात और संचार का विकास हुआ, इस कारण भी जाति व्यवस्था में हमें परिवर्तन देखने को मिले। स्त्री शिक्षा और संयुक्त परिवार का विघटन हो गया, इसलिए भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन दिखा हमको। और जाति पंचायतों का भी ह्रास हो गया। पहले पंचायतों में
पंचायतें होती थी, अपनी अपनी एक एक जाति की अलग अलग पंचायतें होती थी और मामला छोटा मोटा वही निपटारा होता था, उसमें भी जुर्माना बोला जाता था। जजमानी प्रथा भी समाप्त हो गई और सामाजिक सुधार हुए। ये सब कारण है जिनकी वजह से जाति व्यवस्था परिवर्तित हुई है। लिख दीजिएगा, सिंपल सा है सवाल, कोई बहुत कठिन मामला नहीं है, समाज की बातें हैं। ग्रामीण नगरीय सातत्य से क्या आशय है? देखो, गांव व नगर को पूर्णता भिन्न नहीं माना जा सकता, इसमें निरंतरता व मिश्रण है। कस्बे इसका स्पष्ट उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। गांव नगर की सीमाएं समाज शास्त्रीय दृष्टि से अस्पष्ट रहती हैं। ठीक है। धर्मनिरपेक्षता बहुत ही जबरदस्त सवाल है। अच्छा, कुछ लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं और ना तो लाइक वाइक किए हैं, थोड़ा सा कर दीजिए तो मनोबल हमारा बढ़े। धर्मनिरपेक्षता, इसका अर्थ क्या है? बहुत ही कॉमन सा शब्द है, बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलता होगा न्यूज़पेपर्स वगैरह। तो धर्म के मामले में तर्क व युक्तशीलता अपनाना धर्मनिरपेक्षता है। अब राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टि रखता है, यह धर्मनिरपेक्षता है। किसी धर्म विशेष के पक्ष में नीति नहीं बनाता है राज्य, यही धर्मनिरपेक्षता है। यानी धर्मनिरपेक्षता का मूल उद्देश्य समानता, निष्पक्षता, सहिष्णुता, यानी सभी धर्म समान हैं, सर्वधर्म समभाव की भावना ही धर्मनिरपेक्षता है। हम समानता, सभी धर्मों को समान रूप से समझें, सभी धर्मों के प्रति समान रूप से निष्पक्ष न्याय करें, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु बने रहें, यही क्या है? धर्मनिरपेक्षता है। सर्वधर्म समभाव की भावना रखें, यही धर्मनिरपेक्षता है। किसी भी धर्म को हम नीचा ना दिखाएं, सभी धर्मों को प्यार करें। ठीक है। औपनिवेशिक भारत अपनी संस्कृति से किस प्रकार भिन्न हुआ? औपनिवेशिक भारत जो था, उपनिवेश काल की बात हो रही, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो ब्रिटिश शासन का भेदभावपूर्ण जो व्यवहार था, उससे सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिली। ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा बनाम भारतीय परंपरा के कारण भी गरीबी और सामाजिक असमानता में वृद्धि हुई, यह भी एक बड़ा कारण था। लोकतांत्रिक सिद्धांतों और वास्तविक स्थिति में विरोधाभास था। भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य विचारों में अंतर विरोध था। इसी कारण जो था औपनिवेशिक भारत अपनी संस्कृति से भिन्न हो गया, इसी तरह, क्योंकि भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में विचारों में थोड़ा अंतर विरोध था, अलग अलग विचार टाइप के दोनों थे धर्म। कृषक से आप क्या समझते हैं? भाई दुनिया में, मैं भारत में समझता हूं 70% के आसपास किसान हैं। तो कृषक समाज की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये भी बताइए। तो कृषक से आप क्या समझते हैं? वह व्यक्ति जो खेती पर निर्भर रहते हैं, खेती ही करते हैं, कृषि पर ही निर्भर रहते हैं, वो कृषक कहलाते हैं। यानी खेती करने वाले व्यक्ति को कृषक कहा जाता है। खाद्य सामग्री व पशुपालन से जुड़ा कार्य करने वाले लोगों को कृषक कहा जाता है। इनकी विशेषताएं ये होती हैं कि किसान जो हैं वो आत्मनिर्भर खेती करते हैं और खेती पर ही निर्भर रहते हैं, कृषि और पशुपालन पर ही निर्भर रहते हैं। उनके गहरे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, स्थिर जीवन होता है और प्रकृति पर आश्रित आधारित जीवन होता है किसानों का। तो इस तरह आपके लघुत्तरी भी समाप्त हो गए। मैंने शॉर्टकट में आपको समझाया है, जब आप लिखना अपने शब्दों में तो 60-70 शब्दों में जरूर लिख देना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं। चूंकि अर्धवार्षिक का पेपर है तो थोड़ा लंबा हमने नहीं खींचा है, कम टाइम में ज्यादा निपटा दिया है। जनांकिकी का अर्थ, परिभाषा सहित विवेचना भी ऊपर जनांकिकी समझा चुके हैं। उपनिवेशवाद और नए बाजारों के आविर्भाव का वर्णन करो। सामाजिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। हिंदू समाज की 4 सर्वाधिक प्राचीन संस्थाओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं। भारत में 19वीं-20वीं शताब्दी में आरंभ हुए आंदोलनों को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका अर्धवार्षिक का पेपर था। अच्छा, ये जो आपके विस्तृत उत्तरी हैं, इनको मैं नहीं करा रहा हूं बिकॉज बहुत लंबा टाइम जाएगा और विस्तृत उत्तरी में आपको केवल और केवल हेडिंग्स याद करनी है। तो मैं जब चैप्टर पढ़ाता हूं तो चैप्टर्स को हेडिंग में ही तब्दील कर लेता हूं, हेडिंग वाइज, पॉइंट वाइज डिस्कस कर देता हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा। ठीक है। तो चैप्टर जरूर देखें। चैप्टर में हम इस सारे प्रश्न वही लेते हैं जो पेपर में आते हैं। देखिए, मैं अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड ही पढ़ाता हूं,
यूपी बोर्ड को ही ध्यान में रखता हूं, लेकिन एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग सबसे पहले जो लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग आंसर को सबसे पहले पढ़ें, इसके बाद उसके मुख्य मुख्य बिंदु आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो 10 लाइनों में एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की विवेचना कर लीजिए। अगर हेडिंग है किसी में तो हेडिंग ही याद करिए और हेडिंग के आधार पर ही लिख दीजिए। समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आपको जानने में रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासा नहीं हुई तो मजा नहीं आएगा। बाकी समाजशास्त्र थोड़ा सा अपनी भावनाएं जोड़ करके अपने समाज की दृष्टि को रख, समाज में जो सामाजिक दृष्टि रख करके और पूरा अपने समाज की ओर ध्यान दे करके इसको पढ़ेंगे कि जो समाज में हो रहा है वही समाजशास्त्र में हो रहा है, जो समाजशास्त्र में लिखा है वही समाज में है। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कठिन विषय नहीं है, क्योंकि कला वर्ग की सबसे सरलतम विषयों में से ये आती है। बट एनसीईआरटी थोड़ा सा अलग हो गई है। बाकी अभी भी मुझे लगता है कि सेम ही है, पहले वाली समाजशास्त्र की तरह परिभाषाएं पहले भी थी अब भी हैं, तो बस बदलाव हुआ है, बाकी सरलता उतनी ही है जितना पहले वाले सिलेबस में थी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, आप सभी जुड़े हैं और प्यार बनाए हैं। 8 बजे शाम को रेगुलर हिंदी की क्लासेस चलती हैं, रात 9 बजे आपकी समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, जो भी आपकी कला वर्ग की विषय है रात 9 बजे चलती हैं। 7 बजे भी आपकी विषय कभी चल जाती हैं और कक्षा 11 वालों की क्लासेस 6 बजे चलती हैं। ठीक है।